आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विकास यानी भ्रष्टाचार, विकास में रोड़ा। कांगड़ा रैली से पीएम मोदी ने किया हमला, कहा आज भी आधार है परिवारवाद। शांति के लिए खतरा है, राज्यपाल जल्द हटाया जाए। तमिलनाडु के सत्ताधारी डीएमके ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ में आगे बढ़ी, शुक्रवार को शामिल होंगे पवार और ठाकरे। धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ बने भारत के नए चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारतीय अमेरिकी अरुणा मिलर ने रचा इतिहास, मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीती, कहा मैं लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के दौरे पर है। वह कांगड़ा के चंबी मैदान में यहां की जनता को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्थिरता और सुशासन प्रदान कर सकती है। वहीं कांग्रेस अभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती और ना वो चाहती है। आम आदमी पार्टी देखिए, इनकी 2-3 ही जगह सरकार बची है और कांग्रेस राज्य से कभी विकास की खबर आती है, सिर्फ झगड़े की खबर आती है। कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, कांग्रेस यानी विकास में रोड़ा। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी सरकार कभी विकास नहीं कर पाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपराओं को बदलते हुए भाजपा को जिताया और उत्तर प्रदेश में भी 40 साल बाद ऐसा हुआ जब कोई पार्टी फिर से जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सरकार में आई है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार फिर से आई है। हम ऐसी राजनीति परंपरा बनाने चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि मतदाता हमें बार बार मौका दे। इसलिए हम विकास के लिए और देश के लिए हर जगह हर स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस यानी स्थिरता अस्थिरता की गारंटी है, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी और कांग्रेस यानी विकास कार्यों में अटकने की गारंटी है। वहीं केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई और हिमाचल की बीजेपी सरकार ने गृहिणी योजना चलाकर इसमें और लोगों को जोड़ दिया और केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना भी चलाई और हिमाचल की भाजपा सरकार ने हिम केयर योजना से और लोगों को इसमें जोड़ दिया। इस तरह से डबल इंजन सरकार काम कर रही है और कांग्रेस की सरकार ने पेंशन की उम्र 80 साल कर दी है और साथ ही कमाई की शर्त भी रखी थी। बीजेपी सरकार ने पेंशन की उम्र को घटाकर 60 साल कर दिया और कमाई की शर्त को भी हटा दिया। इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को भी फायदा हुआ। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को शांति के लिए खतरा बताते हुए तमिलनाडु के सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को लोगों की सेवा करने से रोकने के लिए उन्हें हटाने की मांग की गई है। डीएमके ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि राज्य आरएन रवि ने संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षा और बचाव की शपथ का उल्लंघन किया है। डीएमके ने आरोप लगाया है कि वह विधानसभा के पारित विधेयक को मंजूरी देने में अनावश्यक रूप से देरी करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी ने आरएन रवि को संवैधानिक पद के लिए अयोग्य करार देते हुए कहा कि कुछ लोग उनके बयानों को देशद्रोही मान सकते हैं क्योंकि उनके बयान सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करते हैं। उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, वो बर्खास्त होने के लायक ही हैं। वहीं डीएमके ने इस महीने में शुरुआत में समान विचारधारा वाले सभी सांसदों को पत्र लिखकर आरएन रवि को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो तमिलनाडु में 20 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। वहीं अप्रैल में डीएमके नेताओं ने राज्य विधानसभा में 2 बार पारित होने के बाद राष्ट्रपति को नीट छूट विधेयक नहीं भेजने के लिए उनका विरोध किया था। वहीं संवैधानिक स्थिति यह है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है या हटाता है। अगर राज्य मंत्रिमंडल कोई विधेयक भेजता है तो राज्यपाल उसे एक बार वापस भेज सकता है। अगर कैबिनेट विधेयक को राज्यपाल को दोबारा भेजता है तो वो उसे भी वापस नहीं भेज सकते।
सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आगे बढ़ी। इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि राकांपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे 11 नवंबर शुक्रवार को यात्रा में शामिल होंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की इस यात्रा के महाराष्ट्र में 14 दिन भ्रमण का कार्यक्रम है। वहीं महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा कुल 381 किलोमीटर भ्रमण करेगी। ये 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगा। वहीं शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की इस यात्रा में शामिल होने को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने बुधवार को कहा कि पवार और आदित्य ठाकरे 11 नवंबर को इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं राकांपा नेता जयंत पाटिल, सुप्रिया सोले और जितेंद्र आव्हाड कल यानी गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले भी पवार के यात्रा में शामिल होने को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया था। इसे लेकर चव्हाण ने कहा था कि पवार को कुछ समय पहले ही तबीयत खराब होने के कारण मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत की स्थिति पर निर्भर करेगा। 7 सितंबर से शुरू हुई ये यात्रा दक्षिण भारत को कवर कर चुकी है। अब तक यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भ्रमण कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जे धनंजय वाई चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्याधीश बने हैं। आज यानी बुधवार को उन्होंने सीजीआई पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश के 50वें सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने ऐतिहासिक फैसले को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। वही जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65वें साल की उम्र तक पद पर बने रह सकते हैं और वह न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे, जिन्होंने 11 अक्टूबर को उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी। यूयू ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर को सीजीआई नियुक्त किया था। वहीं देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर संवेदनशील और हनन करने वालों के प्रति कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। वे कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पीठों का हिस्सा भी रहे हैं। इनमें अयोध्या भूमि विवाद, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, वहीं भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे फैसले शामिल है। इसके अलावा चंद्रचूड़ ने महिलाओं के अधिकारों की नई सोच के साथ परिभाषित करते हुए महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया था। अमेरिका के मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक अनुना मिलर को चुना गया। मिलर यह पद संभालने वाली पहली अप्रवासी है। चुनाव जीतने के बाद अरुणा मिलर ने कहा कि जब वो अमेरिका आई थी तब से उनका यहाँ के लिए विश्वास काफी बड़ा है और अरुणा 7 साल उम्र की में ही अमेरिका आ गई थी। वह हैदराबाद की रहने वाली हैं और मिलर वेस मूर के साथ चुनाव लड़ी थी, जो मैरीलैंड के पहले अमेरिकी गवर्नर के रूप में चुनी गई है। मंगलवार को मध्य अवधि चुनाव जीतने के बाद एक ट्वीट में मिलर ने कहा कि जब से मैं इस देश में आई थी तब से मैंने कभी भी अमेरिका के लिए उत्साहित होना बंद नहीं किया। मैं लड़ती रहूंगी क्योंकि यहाँ मौका सभी के लिए है। मिलर ने वोटरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह एक ऐसा मैरीलैंड बनाना चाहती है जहां लोग अपने समुदाय और खुद के लिए सुरक्षित महसूस करें। और ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि इससे पहले कि मैं आपसे कुछ भी मांगूं, मैं आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। आप लोगों का आज यहाँ होना और इस पल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी आशा की जरूरत है, हमें आपकी कहानियों की जरूरत है, हमें आपकी साझेदारी की जरूरत है और मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि हम अब भी शुरुआत कर रहे हैं। मिलर ने कहा कि मैरीलैंड आज रात अपने राष्ट्र को दिखाया कि जब मतदान होता है तो एक छोटा लेकिन शक्तिशाली राज्य क्या कर सकता है। आपने विभाजन पर एकता को चुना और अधिकारों को सीमित करने पर अधिकारों का विस्तार किया, भय पर आशा की जीत को चुना और आपने वेस मूर को अगला गवर्नर और मुझे चुना।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना ये अद्भुत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों का। शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज ही मुंबई की सेशन कोर्ट ने राउत को पात्रा चौल मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है और इस फैसले के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी हाई कोर्ट पहुंची है। पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बुधवार को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। ईडी ने शिवसेना सांसद को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था और राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई के ऑथर रोड जेल में बंद हैं। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत की जमानत याचिका को मंजूर किया था। वहीं सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जहां एक तरफ ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, तो वहीं ऑथर रोड जेल सूत्रों ने बताया कि उनकी जमानत मिलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ऑथर रोड जेल सूत्रों के अनुसार भले ही अदालत ने राउत को जमानत दे दी है, फिर भी हम जेल की प्रक्रिया का पालन करेंगे। ऑथर जेल के मुताबिक जेल की कॉपी लेने के बाद हम तथ्यों की जांच करते हैं और एक तय प्रक्रिया के मुताबिक कैदियों को रिहा करते हैं। आमतौर पर जेल जमानत की आदेश की कॉपी शाम 5:30 बजे तक स्वीकार कर लिया था और वहीं जमानत पाने वाले किसी भी कैदी को उसकी एक कॉपी जेल के बाहर ड्रॉप बॉक्स में जमा करानी होती है और एक जेल अधिकारी उसकी कॉपी ले लेता है और फिर कैदी रिहा कर हो जाता है। मैंगलोर मनाली मस्जिद मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर आज सामने आई। इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका था। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट में याचिका दायर करने का दावा किया था। ये मस्जिद का एक मंदिर की जगह बनाया गया था, वहीं इसको लेकर सर्वे कराए जाने की मांग भी की गई थी। वहीं जिसके बाद अब मैंगलोर कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था। बताया जा रहा है कि जल्द इस मामले पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है और अब कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी है फिलहाल। वहीं बीएचपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई की जाए और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और यहाँ कोई भी मंदिर नहीं था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें अब कोर्ट में भी रखेंगे। वहीं ज्ञानवापी के बाद अब ये इस तरह का दूसरा मामला सामने है जिसे लेकर विवाद बढ़ सकता है। इस मामले को लेकर बात करते हुए बीएचपी नेता विनोद संबल ने कहा कि सच सबके सामने आना चाहिए। देश के अंदर अनेक मंदिरों को तोड़कर मस्जिद नुमा ढांचे खड़े किए गए हैं जिसकी जांच होनी ही चाहिए और सच जनता के सामने आना चाहिए। बीएचपी ने पहले भी इसे लेकर प्रदर्शन किया था जिसके बाद याचिका दायर की गई थी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय इसकी जांच के आदेश देगा और हिंदू समाज को पूजा का अधिकार भी मिलेगा। वहीं बीएचपी नेता ने धर्मांतरण और हिंदू समाज का अपमान करने का आरोप भी लगाया।
भारत, चीन और नेपाल में मंगलवार की देर रात करीब 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई। नेपाल में भूकंप के चलते घर गिरने से 6 लोगों की भी मौत हो गई। वहां पर एक के बाद एक 3 झटके भी आए और पहली बार 8:52 पर आया, दूसरी बार 9:41 पर आया और तीसरी बार 1:57 पर आया। झटके ने 2015 के हादसे की याद दिला दी। भूकंप के तेज झटके की दहशत के चलते आधी रात घरों के अंदर सो रहे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, तो कहीं ऑफिस में काम चल रहे लोग की बाहर की तरफ भागे। वहीं दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। वहीं भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई थी और हालांकि भूकंप की वजह से भारत में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई और गोरखपुर में भी देर रात के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वहीं जिला आपदा प्रशिक्षक गौतम गुप्ता ने टेलीफोन पर बातचीत में बताया कि भूकंप 2 बार आया और रात 8:52 पर 6.6 तीव्रता और रात के 1:57 पर 5.7 रिक्टर स्केल की तीव्रता रही। वही राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 8 नवंबर सुबह 4:30 बजे से लेकर 9 नवंबर की सुबह 6:30 बजे तक उत्तर भारत में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए थे। इसमें सबसे तेज भूकंप के झटके 8 और 9 तारीख की दरमियान रात 1:57 पर महसूस किए गए थे। वहीं इसका केंद्र नेपाल था और यह केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से महज 90 किलोमीटर ही दूर था। इसके बाद सुबह फिर से भूकंप आया, जिसके बाद केंद्र पिथौरागढ़ ही रहा और जिसके वक्त भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी लगे। उस वक्त अधिकारी लोग सोए हुए थे, उन्हें पता लग गया था कि फौरन वो है घर से बाहर निकल गए। देश की राजधानी दिल्ली से लगे गुरुग्राम की एक बड़ी घटना सामने आई। यहां स्टंट करते समय नशे में धुत कुछ लड़कों ने अपनी एसयूवी कार से पैदल चल रहे कई लोगों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 50 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। और इस हादसे के 2 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में कार के सवार 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हालांकि पुलिस अभी तक मृतकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाई है। गुरुग्राम के उद्योग विहार एक थाना क्षेत्र में रविवार की रात सड़क पर स्टंट करते वक्त कार सवार ने सड़क पर खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई और जबकि 2 जख्मी जो है वो घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आरोपी वारदात के मौकों को सफर करते हो गए थे। वहीं अब पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अस्पताल में भर्ती है। बिहार के जहानाबाद की एक महिला की बहादुरी ने खूब चर्चा हो रही है। उसे ना सिर्फ हिम्मत ही दिखाई बल्कि उस हिम्मत से उसने अपने अपनों को भी बचा लिया। मामला कल्पा ओपी क्षेत्र के खिदरपुर गांव का है। मंगलवार को महिला रूपम कुमारी ने जमीन पर कब्जा करने आए शख्स से न केवल कट्टा और गोली छीनी बल्कि उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। महिला के इस बहादुरी की जिला अधिकारी रिची पांडे ने भी तारीफ की। दरअसल बीती मंगलवार को विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गया था। उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियार तान दिया। इस बीच महिला रूपम कुमार ने के चाचा राम बाबू और उनके भाई पर फायरिंग करना चाहता था। वहीं गनीमत रही कि जिस मिस फायर के कारण उसकी जान बच गई और इस दौरान रूपम ने तुरंत अपने चाचा को पकड़ लिया और हाथ से कट्टा छीन लिया। वहीं 4 जिंदा कारतूस और
4 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी ले गया और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सुपुर्द कर लिया। और इधर साहसी महिला ने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि अगर वो समय रहते हुए अपने चाचा के हथियार नहीं छीनती तो उसके भाई को गोली मार देती। हालांकि मौका देखकर उसके चाचा भाग निकले और रूपम ने बताया कि उसके पिता ने गाँव के ही 2 व्यक्ति से 2.5 कट्ठा जमीन जो है वो बेच दिया था, लेकिन जमीन बेचने के बाद उसने चाचा जो है वो उसके कब्जा नहीं करने दे रहे थे। वहीं इस बात को लेकर मंगलवार को पंचायत हो रही थी और पंचायत के दौरान बात आगे बढ़ गई और गाली गलौज होने लगी। इस बीच चाचा ने कहा कि निकाल कर गोली मरनी चाहिए। वहीं गोली महिला की बहादुरी की चाचा पुलिस में हो रही है शिकायत और इसी को लेकर महिला जो है वो अपने चाचा से लड़ते हुए नजर आई थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए राज प्रथम के साथ। लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी, इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी, इसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब, ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी, रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, खो Rapido। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस बीच बुधवार की सुबह भूकंप के झटकों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह की दरियाई मिनी रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वही रात राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 6.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र में नेपाल था और राजधानी के कई इलाकों में रात लगभग 1:57 बजे जो है वो लोगों को भूकंप के झटके महसूस किए गए और जिसके भूकंप के झटके लगने से अचानक जो है वो लोग जग गए। ऐसे में दहशत का माहौल बन गया और भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नेपाल की सीमा के पास था। वहीं दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल भूकंप के कारण दिल्ली एनसीआर में किसी तरह की जान माल का कोई नुकसान की खबर नहीं आई है और भूकंप के झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किया गया था। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पिछले 15 दिनों से कम 115 सुअर अफ्रीकी जो सुअर है वो बुखार से संक्रमित पाए गए हैं और उनमें से 85 की मौत हो चुकी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है और सरकारी पशु चिकित्सक डॉक्टर आर.के. सोनी ने कहा कि सुअरों की अचानक मौत के बाद नमूने 27 अक्टूबर को जांच के लिए भोपाल की एक प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से पता चला कि जानवर जो है अफ्रीकी बुखार से पीड़ित है और अधिकारी ने कहा कि पिछले 15 दिनों में 115 संक्रमित सुअरों में से 85 की मौत हो चुकी है। वहीं अफ्रीकी स्वाइन बुखार एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है जो सुअरों को प्रभावित करता है लेकिन जानवरों से मनुष्य में नहीं फैलता। डॉक्टर सोनी ने कहा कि
सावधानियां बरती गई है और सूअर पालकों को इस बीमारी के बारे में सतर्क किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कि देश के कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले दिल्ली में लगभग 2 दर्जन सूअरों की अचानक मौत हो गई थी। हालांकि सूअर के मरने की वजह पता नहीं चल सकी थी, और लेकिन स्थानीय लोगों ने इसको लेकर भय है कि कहीं सूअरों की ये मौत किसी बड़े संक्रमण के फैलने की शुरुआत तो नहीं है। कटनी में पशु चिकित्सक ने प्रभारी उप संचालक R.K. सिंह ने जानकारी जो देते हुए वो बताया कि सूअरों में अफ्रीकी बुखार पाया गया है। 115 सूअरों को चिन्हित किया गया है और इसमें 85 सूअर जो है वो मृत मिले हैं। सर्वे का काम फिलहाल जारी है और सर्वे पूरा होते ही संक्रमित सूअरों को मार दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा पालकों को मुआवजा भी दिया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। मंगलवार को भिंड इलाके में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के दौरान एक युवक लॉर्डेड कट्टा लेकर उनके पास जा पहुंचा था और उसने गोविंद सिंह के समर्थक की कनपट्टी पर एक कट्टा लगा दिया। इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों ने युवक के हाथ से कट्टा छीन लिया और जानकारी के अनुसार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत मंगलवार को भिंड के ग्राम लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह लक्ष्मणगढ़ से सरपंच दशरथ सिंह के घर बैठे हुए थे। तभी एक युवक उनके पास लॉर्डेड कट्टा लेकर जा पहुंचा और युवक ने कट्टा जो है वो गोविंद सिंह के समर्थक और सरपंच के पुत्र की कनपट्टी पर लगाया। फिर इससे पहले भी वह युवक फायरिंग करता था और वहीं मौजूद लोगों ने उसके हाथ से कट्टा छीन लिया और जिसके मामले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने ग्वालियर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरपंच के दरवाजे में बैठकर 200 से 250 लोग पानी पी रहे थे और उस समय एक असामाजिक तत्व आया और अपने जेब से कट्टा निकालकर बलवीर सिंह तोमर पार्षद के लड़के छोटू तोमर को कनपट्टी पे रख दिया। और इस दौरान जो एक कार्यकर्ता है उसने ऐसा करते हुए देख लिया और उसके हाथ से कट्टा छीन लिया। हमारे कार्यकर्ताओं की उंगली में चोट भी आई है और इसके बाद ग्रामीण भी उसे मारने लगे तो मैंने उसे बचा लिया। उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था हाशिए पर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि डॉक्टर के परामर्श पर कराई गई कोविड-19 की जांच में मेरी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। वहीं आम आदमी पार्टी से मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच करवाए। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से अचानक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकल गए थे और उनके ऐसे जाने के बाद मामले में सियासी हलचल जो है वो पैदा हो गया था। वहीं सिंधिया के इस मामले की वजह वायरल बुखार बताई जा रही है और ऐसे में अगले साल विधानसभा के चुनाव के बाद बीजेपी और उन लोगों को लेकर गंभीर है। वही कारण है कि लगातार संगठन और सरकार के स्तर पर जमीनी तैयारियां हो रही है और इसी क्रम में बुधवार को भोपाल के प्रमुख नेताओं के ग्रुप की बैठक जो है वो बुलाई गई और बैठक में चल रहे इसी दौरान जो है सिंधिया बाहर निकले और वहां सीधे जो है वो बंगले पर वे चले गए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चीफ ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा। वहीं बघेल ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की अंतर्कलह का सामना कर रही है और इससे ये तय हुआ है कि पार्टी का यह बुरा हाल होने वाला है। चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल रवाना होने के लिए भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में
विधानसभा की 68 सीटें हैं और वहां बीजेपी के 21 बागी नेता चुनावी मैदान में हैं। और भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को दावा करती है कि हम दूसरों के से अलग हैं और हम अनुशासित भी है, लेकिन उसकी कलह खुल गई है। एक बागी प्रत्याशी को प्रधानमंत्री मोदी का फोन करना उसकी मतलब के लिए ये है कि युद्ध क्षेत्र में जैसे सेनापति की बात सैनिक नहीं माना जाते, इसलिए नहीं समझ लेते और युद्ध में पराजय स्थित निश्चित है। और उन्होंने साथ ही कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के सेनापति नरेंद्र मोदी को फोन करने के बाद भी बागी नेता कृपाल परमार ने आदेश मानने से मना कर दिया और हिमाचल में बीजेपी के 21 बागी नेता जो है वो खड़े हो गए। और हिमाचल प्रदेश में 66 विधानसभा का क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं और वहां 21 बागी चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं है जिसका वो दावा करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। भिगोना